रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब कभी भी लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है और शाइनी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो सेम मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाती है और इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है ना? इसी को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। क्या लिखा हुआ है लिटरेचर में, जरा हम लोग पढ़ के देखते हैं। So when light falls on a highly polished surface like a mirror, the most of the light is sent back into the same medium and this process is called reflection of light. जैसा कि मैंने आपको बताया। अब there are two laws of reflection, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और इन दोनों लॉज को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का हेल्प लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे नीचे में प्लेन मिरर दिखाया है और ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और एक लाइन हमने जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है। बेसिकली ये वर्चुअल लाइन होती है और इसी वर्चुअल लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ में ये बताया गया है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों चीजें ही एक ही प्लेन में लाई करती है और इसको आप लोगों ने 8th में एक एक्टिविटी के भी थ्रू प्रूव करा था। फिर से एक बार इस स्टेटमेंट को मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence, all these three are lying in the same plane, yeah, lies in the same plane. So this is the second law of reflection. ठीक है, तो रिफ्लेक्शंस के बारे में हमें हमारा ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसे हमें याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है और सबके घर में एक प्लेन मिरर तो आपको मिल ही जाएगा, जो हमारा सेविंग मिरर होता है, या आप कह सकते हैं कि हर एक के घर में एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के थ्रू किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में हम लोग गुणधर्म कहते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस इमेज की। तो अगर प्लेन मिरर के थ्रू कोई भी इमेज बन रहा है तो पहला हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है इमेज इज इरेक्ट। हमारा इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा बनेगा आपका इमेज। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का आपको इमेज मिलने वाला है प्लेन मिरर के थ्रू। सो दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग। थर्ड क्या कह रहा है? द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। जितने आपने आगे ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर से जितना आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही पीछे उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिलने वाला है। So this is the third characteristics of the image which is formed by the plane mirror. Now this is the fourth characteristic. Fourth characteristics क्या कह रहा है? The image is virtual. जो हमारा इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। It cannot be obtained on screen. So if any image is not obtaining on the screen, then such a type of image is known as virtual image. So you will get the virtual image in the case of the plane mirror. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे लिख दिया है कि जो वर्चुअल इमेज होगा इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन है इसको अब देखते हैं और ये इंफॉर्मेशन कह रहा है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब यहाँ पे एक वर्ड है लेटरली, ठीक है, दूसरा वर्ड है इन्वर्टेड। इन दोनों का मीनिंग समझना है। ठीक है, तो अगर आप प्लेन मिरर के आगे आप खड़े रहते हो तो आपका भी लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो आपका राइट पोर्शन है आपके लेफ्ट में अपीयर होगा और चूंकि ह्यूमन बीइंग सिमेट्रिक होते हैं अपने लेफ्ट और राइट में,
इसीलिए ये लेटरल इन्वर्जन आपको फील नहीं होता है, बट लेटरली इन्वर्टेड ही इमेज बनता है। इसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर पी को आप मिरर में देखें तो ये पी आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा। तो दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। आपका पी का डायरेक्शन क्या ये है, बट मिरर में इसका डायरेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो डी है ये आपको लेटरली इन्वर्टेड देखने को मिलने वाला है इस तरीके का। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्जन। तो आपको अगर प्लेन मिरर के थ्रू कोई भी इमेज दिख रहा है तो उस इमेज में आपको इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने ही वाली है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हमने लिस्टिंग कर रखा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पर्पज से आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? हमने प्लेन मिरर तो देखा है, बट हमने स्फेरिकल मिरर भी देखा है, बट हम लोग उसको ओवरलुक कर जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर डिफरेंट है। बट आप अगर गौर से देखोगे तो आपको अपने सराउंडिंग में स्फेरिकल मिरर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप स्पून एक लेते हो, शाइनी स्पून ले लो, तो शाइनी स्पून भी क्या है, एक स्फेरिकल मिरर के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि ये जो इसका स्पून का पोर्शन है ये स्फेरिकल मिरर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में समझने वाले हैं। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक स्फेयर का टुकड़ा होता है। स्फेयर का मतलब होता है बॉल से, ना कि सर्कुलर किसी ऑब्जेक्ट से। अगर आप रोटी का एग्जांपल ले रहे हो तो रोटी आपको कहेंगे कि अगर उसमें थिकनेस को निग्लेक्ट कर दें तो रोटी को हम लोग कहेंगे कि सर्कुलर है। वही एक बॉल आपने लिया है तो बॉल को हम लोग कहते हैं कि ये स्फेरिकल है। तो जो स्फेरिकल मिरर होगा वो किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, किसी गोले का हिस्सा होगा। तो अगर आपके पास एक गोला है, ठीक है, इस तरीके का गोला है, इसके थ्री डायमेंशनल थर्ड डायमेंशन को दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें ये लाइन ड्रॉ की है जो थोड़ा सा इसको थ्री डायमेंशन देता है। तो इस गोले को अगर आप इस गोले का एक छोटा सा हिस्सा इस तरीके से कट करें तो आपको इस तरीके का पोर्शंस मिलेगा, और ये पोर्शंस को अगर आप इस साइड से पॉलिशिंग करें तो ये जो मिरर होगा ये मिरर आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर, याद रखना है। ठीक है, अगर इसी मिरर को मैं क्या करता, इसी पोर्शंस को अगर इधर से पॉलिशिंग कर देता तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और इस तरीके के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो स्फेरिकल मिरर दो तरीके के हो सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर हो सकता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर हम लोग इसकी ज्योमेट्री देखना चाहें तो आपको इस तरीके का मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, और इस तरीके के मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमें ये भी पढ़ना है कि कॉनकेव मिरर के थ्रू किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज के सेशंस में हम लोग स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं सबसे पहले उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखेंगे कि अगर एक स्फेरिकल मिरर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक स्फेरिकल मिरर किसी न किसी स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। तो इस हॉलो स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, और अगर मैंने यहाँ पे ये हॉलो स्फेयर लिया है और इसका सेंटर ये है, और इसी हॉलो स्फेयर को काट के यहाँ से मैं अगर एक मिरर बना लूं तो इस मिरर के लिए ये जो पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, so basically center of curvature is the center of the sphere which mirror is a part, जिसका मिरर क्या है, एक हिस्सा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमेशा ही हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकंड टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर आपका हॉलो स्फेयर एक आप ले रहे हो और इस हॉलो स्फेयर का ये रेडियस है
तो ये जो रेडियस है वो इस मिरर के लिए आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पोल के बारे में समझते हैं। तो अगर आपने एक कॉनकेव मिरर ले लो या आप एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो, इन दोनों के ड्यूरेशन में, इन दोनों में अगर आप कॉनकेव ले रहे हो या कॉन्वेक्स ले रहे हो, इन दोनों में जो इस मिरर का जो सेंटर होगा इट इज कॉल्ड पोल, इसको हम लोग कहेंगे पोल। तो कॉन्वेक्स में भी ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल। ठीक है, तो पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है जरा ये समझते हैं। तो अगर आप एक कॉनकेव मिरर बनाओ या कॉन्वेक्स मिरर बना लो, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं हम लोग, इन दोनों सिचुएशंस में आप देखेंगे कि इस कॉनकेव मिरर का ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के भी ड्यूरेशंस में यही आपका डेफिनेशन रहने वाला है। अगर कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, आपके राइट हैंड के साइड में होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिलाने वाली लाइन को हम लोग यहाँ जो सीपी है इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द गिवन मिरर। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है इट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को समझने का ट्राई करते हैं। और अगर आप एक कॉनकेव मिरर लो और इस कॉनकेव मिरर में आपने पोल को भी मार्क किया है और इस तरीके से ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आप जितनी भी रे ड्रॉ करोगे, जितनी भी रे ड्रॉ करोगे, आप देखोगे कि सारी की सारी पैरेलल रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से जा रही है और ये पॉइंट आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस पॉइंट को, इसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया है तो कॉन्वेक्स मिरर का ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये पोल लाई कर रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी आप रे ड्रॉ करोगे ये सारी की सारी रे रिफ्लेक्शंस के बाद ऐसे अपीयर होगा कि ये एक ही पॉइंट से होके आ रही है और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई किया है, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। अब हम लोग जरा फोकल लेंथ देखते हैं। तो पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये जो फोकल लेंथ है इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई r इज इक्वल टू 2f। तो r और 2f में, r और f में ये रिलेशन है, ये मैथमेटिकल रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली वाली स्लाइड में मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया है और इसी कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी मार्क किया है, फोकस को भी मार्क किया है, पोल को भी मार्क किया है। पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ रखा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारा टॉपिक है इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर पे अगर कोई भी रे इंसिडेंट कर रही है तो वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप एक कॉनकेव मिरर है आपके पास और इस कॉनकेव मिरर पे एक रे इस तरीके से आ रही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होती हुई चली जाएगी। वहीं आपके पास अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा ये आप जब एक्सटेंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होती हुई ही आ रही है। सो इन दिस मैनर यू कैन फिक्स द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हमने बताया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए किसी भी कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। इन द सेम मैनर अगर आप कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो
और कॉन्वेक्स मिरर में अगर इंसिडेंट रे इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकस देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने ये कवर किया है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए बाउंस बैक कर जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर ले रखा है और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक टू द सेम पाथ। तो इस तरीके से हमने ये अभी तक के स्लाइड में समझा है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से इंसिडेंट रे फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या डायरेक्शन होगा। जो सबसे लास्ट केस है उसमें हमने अगर अगर कोई रे ये लिया है कि अगर कोई रे पोल पे ऑब्लिकली फॉल कर रही है और एक सर्टेन एंगल आई के साथ फॉल कर रही है, या आप कह सकते हैं इस आई को 30 डिग्री भी ले सकते हैं, तो इसी 30 डिग्री के साथ ये ठीक है इसी 30 डिग्री के साथ ये बाउंस बैक कर जाएगी। और ऐसा ही आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक की स्लाइड्स में हम लोगों ने ये समझने का ट्राई किया है कि किस तरीके से अगर कोई भी रे कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा। और ये समझने का कारण ये है कि जो हमारा इसके अगला सेशंस होगा उसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इमेज फॉर्मेशंस को आप अच्छे तरीके तभी समझ सकते हो जब आपको मालूम हो कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे स्फेरिकल मिरर पे फॉल कर रही है तो फॉल करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे का क्या डायरेक्शन होगा। तो आज का सेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशंस में हम लोगों ने ये देखा कि अगर इंसिडेंट रे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद रिफ्लेक्टेड रे का क्या डायरेक्शंस होगा। आज के ड्यूरेशंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इमेज का किस तरीके से फॉर्मेशंस होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो जो सबसे पहला कंडीशंस है हमारा यहाँ पे, अगर किसी भी कॉनकेव मिरर के से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से जितनी भी इंसिडेंट रे होगी वो सारी इंसिडेंट रे को हम लोग पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं कि ये सारी की सारी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सारी की सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ से इनफाइनाइट मेनी रे आ रही होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी कि हमें ठीक से पता चले कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, हमने सिर्फ और सिर्फ दो रे यहाँ पे कंसीडर की है। तो इस ऑब्जेक्ट से कंसीडर करो कि यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद बहुत सारी रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है। तो ये सिंस ये सारी रे कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है तो इस सारी रे को हम लोग इंसिडेंट रे कह सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपके फोकस से ही होके जाएगी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फोकस के पास इंटरसेक्ट कर रही है। और इस कारण से अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दो तो इस स्क्रीन पे आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। बट ये इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। और लोकेशन क्या होगा, तो फोकस पे बनने वाला, ठीक है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। सो अगर आप कॉनकेव मिरर से इंफिनिटी डिस्टेंस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको फोकस पे मिलेगा और वो हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब दूसरे सिचुएशंस को जरा हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। और दूसरे सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, ठीक है। सो अगर अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो यहाँ से एक रे मैंने कंसीडर की है कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए जाएगी, इस कॉनकेव मिरर के फोकस से होके जाएगी। इसी तरीके से अगर एक रे इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है कॉनकेव मिरर पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो आप देखोगे कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इन बिटवीन सी और एफ के बीच में कहीं ना कहीं कट रही है।
तो आपको अगर आप यहाँ पे स्क्रीन अगर आप प्लेस कर दो तो इस लोकेशन पे आपको इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज मिलने वाला है। और ये इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज वंस अगेन इट विल बी डिमिनिश्ड, पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अब यहाँ पे डिमिनिश्ड है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से छोटा आपको इमेज मिलने वाला है। वंस अगेन नेचर इज सेम, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और जो लोकेशन है इमेज का, इट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फ्रंट में फिर से रखा है, बट लोकेशन हमने चेंज किया है। पहले हमने इंफिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी रखा, अब हमने टी पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो एक रे इस कॉनकेव मिरर पे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रही है। सो रिफ्लेक्शंस के बाद ये फोकस से होके जाएगी। दूसरी जो इंसिडेंट रे हमने कंसीडर यहाँ पे की है, वो फोकस से होते हुए इस कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है। सो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही काट रही है। So you will get the image of the object at the center of curvature. So this is the location of image. दूसरा ये है कि ये जो इमेज मिलने वाला है ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो जो इमेज का साइज है इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द थर्ड सिचुएशन। इन द फिफ्थ सिचुएशन व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो तो क्या होगा। तो एक फिर से हमने रे किसके पैरेलल कंसीडर किए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किए। दूसरी रे जो हमने इंसिडेंट दिखा रखी है, ये फोकस से होते हुए कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रहा है। सो जो फोकस से होते हुए मिरर पे फॉल कर रहा है, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वहीं जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी। और आप देखेंगे कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे बियॉन्ड सी एक दूसरे को काट देगी, और आपको बियॉन्ड सी यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपको इमेज कैसा मिलेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज का साइज कैसा होगा, तो इनलार्ज होगा। और पोजीशन आप कह सकते हैं बियॉन्ड सी, ठीक है ना। सो दिस इज द फोर्थ सिचुएशन। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे, कॉनकेव मिरर के फोकस पे प्लेस करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इंफिनिटी पे मिलने वाला है। कैसे इंफिनिटी पे मिलेगा, जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं रे डायग्राम के हेल्प से। तो हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किया है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, फोकस से होते हुए जाएगी। और दूसरी इंसिडेंट रे हमने ऐसे कंसीडर की है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही थी और इस कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती ही चली जाएगी। अब आपको ये दोनों ही रे पैरेलल दिख रही होगी, बट इट इज नॉट एक्चुअली पैरेलल, कहीं न कहीं जाके इंफिनिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सो इंफिनिटी पोजीशन पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, बट ये इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फिफ्थ केस है। अब जो लास्ट केस है ये सबसे अलग है, और यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। आप देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज भी चेंज हो जाएगा। जो पोजीशन इमेज का था वो फ्रंट ऑफ द मिरर था, आप देखेंगे कि आपको बैक ऑफ द मिरर आपके ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। तो ये सारे चेंजेस आने वाले हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो अगर आप देखेंगे बोर्ड में तो ये बार बार पूछा गया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस कह सकते हैं, या थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से देख के समझ लेना है, ठीक है। सो अभी हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमने अब फोकस से आगे रखा है। कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन द पी एंड एफ। तो पी और एफ के बीच में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो यहां से हमने एक पैरेलल रे कंसीडर किया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी रे जो हमने कंसीडर की है वो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए हमारे कॉनकेव मिरर पे फॉल कर रही है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही बाउंस बैक कर जाएगी। अब आगे के डायरेक्शंस में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप पाएंगे
कि ये बिहाइंड द मिरर, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो बिहाइंड द मिरर आपको ये इमेज मिलने वाला है, और बिहाइंड द मिरर जो स्पेस है, इट इज अ वर्चुअल स्पेस, इट इज नॉट अ रियल स्पेस। सो यू विल गेट द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज मिलेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये होगा, तो ये इरेक्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, वर्चुअल होगा, लेकिन कैसा होगा, लार्ज होगा नेचर इसका। इसका जो साइज होगा, नेचर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट के इमेज का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, और इसका जो लोकेशन होगा ये बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बन रहा था उसको समझने का ट्राई किया है। इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में एक बार देखें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते गए हैं, फ्रॉम द फर्स्ट केस टू द फिफ्थ केस, आप देखोगे कि इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता गया है। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, फिर डिमिनिश्ड है, फिर सेम इन साइज है, फिर इनलार्ज है, फिर हाईली इनलार्ज है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता रहेगा फोकस तक, वैसे वैसे इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन में आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बहुत बहुत छोटा आपको इमेज का साइज मिल रहा है, और उसके कन्वर्सली आपने जब फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो आपको हाईली इनलार्ज इमेज मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, साथ में ये भी आप एनालाइज कर सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है मिरर के पास आता जा रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप इस टेबुलर डेटा से पा सकते हो। साथ में आप ये भी देखेंगे कि फ्रॉम 1 टू 5th केस तुम्हारा नेचर ऑफ इमेज क्या है, एक जैसा है, बट जो 6th और लास्ट केस है वहां पे आप देखेंगे जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे नेचर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करके कॉनकेव मिरर के थ्रू जो भी इमेज बन रहा है उसको समझ सकते हैं। अब आज के सेशंस में हम लोग कॉनकेव मिरर के यूजेस को भी समझ लेते हैं। तो यूजेस वाली स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं अभी पहले। तो कॉनकेव मिरर के इमेज को देखते हुए, उसके नेचर को समझते हुए, हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट डे टू डे लाइफ में अलग अलग सिनेरियो में या अलग अलग इवेंट में यूज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला जो यूज है आप देखेंगे कॉनकेव मिरर का है, वो टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में आप करते हो, और हेडलाइट में करते हो। और हेडलाइट टॉर्च में इसके यूज करने का कारण ये है टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है, और इस कारण से कॉनकेव मिरर को आप हेडलाइट में, टॉर्च में और सर्च लाइट में यूज करते हैं। इसको जरा हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं एक डायग्राम के हेल्प से। तो मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया है, और कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर आप इस पोजीशन पे आप अगर बल्ब लगा दो, तो बल्ब से जितनी भी रे निकलेगी कुछ तो आगे की तरफ निकलेगी, इस तरीके से आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ निकलेगी। कुछ रे क्या होगी, पीछे की तरफ चली आएगी, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, और इस तरीके से फ्रंट वाली रे को भी मैंने दिखा दिया है। अब जो बैक वाली रे है, ये भी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। So that's why you will get the strong parallel beam of light, और इस कारण से ही कॉनकेव मिरर को हम लोग सर्च लाइट में, हेडलाइट में और टॉर्च में यूज करते हैं। दूसरा यूज इसका है सेविंग मिरर में। अब सेविंग मिरर में यूज करने का कारण ये है कि जब आप मिरर के फ्रंट में होके सेविंग करेंगे, तो सेविंग तो आप दूर से नहीं करेंगे, आप मिरर के पास से करेंगे। तो आप बेसिकली पोल और फोकस के बीच में होंगे। तो पोल और फोकस में बीच में होने के कारण आपको जो इमेज मिलेगा आपका, वो इरेक्ट मिलेगा, साथ में इनलार्ज मिलेगा, और इनलार्ज मिलने के कारण आप ज्यादा अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि सेविंग किस तरीके से करें। दूसरा जो इसका यूज है, तीसरा यूज कह सकते हैं, डेंटिस्ट के थ्रू किया जाता है। डेंटिस्ट भी इस तरीके का कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और यहाँ पे फिर से जो आप टिथ का ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर, फिर से आप बहुत पास से ले रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है, और इस तरीके से आपको इस टिथ का इरेक्ट इमेज मिलेगा,
साथ में इन लार्ज इमेज में भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो डेंटिस्ट है अच्छे तरीके से दांत का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट यूज है वो है सोलर फर्नेस में। सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जा सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितनी भी रे इन्फिनिटी से आ रही है, ऑल दीज रे कैन बी कंसिडर्ड एज द पैरेलल रे, ठीक है ना, सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और जितनी भी पैरेलल रे होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, वो सारी की सारी रे एक ही जगह पे कन्वर्ज होगी, एक ही जगह से रिफ्लेक्टेड रे पास होगी। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी का कंसंट्रेशन हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगी और यहाँ पे बहुत सारी हीट एनर्जी डेवलप होगी, जिससे आप सोलर फर्नेस में किसी भी चीज को मेल्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आज के सेशंस में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में समझने का ट्राई किया है। हमने ये देखा कि कॉनकेव मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है और कॉनकेव मिरर के कहाँ-कहाँ पे यूजेस हैं। तो कल के वीडियो लेक्चर्स के सेशंस में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के सेशंस में हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आज के सेशंस में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और वहां पे आपने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशंस हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझना है। तो जो सबसे पहला कंडीशंस है या कह सकते हैं कि जो सबसे पहला सिचुएशंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर रहे हैं और यहाँ से कोई रे इंसिडेंट कर रही है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, तो आप देखेंगे कि इन्फिनिटी से जितनी भी रे आती है उन सारी रे को वी कैन कंसीडर एज द पैरेलल रे। और ये कह सकते हैं कि जो भी रे इन्फिनिटी से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, तो वहां से आने वाली जो पैरेलल रे होगी वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। बट ये रिफ्लेक्टेड रे का अगर आप डायरेक्शंस देखोगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये ऐसी अपीयर होगी कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। इन द सेम मैनर ये जो दूसरा हमारा इंसिडेंट रे है, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है, इट इज नॉट द रियल इंटरसेक्शन, इट इज अ वर्चुअल इंटरसेक्शन। एंड ड्यू टू दिस वर्चुअल intersections you will get the virtual image here। यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज मिलने वाला है एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो इस लोकेशन पे, इस फोकस पे, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, देन यू विल गेट द इमेज एट द फोकस। फोकस पे आपको इमेज मिलेगा और ये इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। साइज की बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और लोकेशन क्या है, तो एट द फोकस। तो दिस इज द फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस की बात करें तो ये सेकेंड केस में हम लोग जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ये हम लोग पोल से इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर आप प्लेस कर देते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एक हमारा ये पोल हो गया और ये हमारा अगर हम लोग कंसीडर कर लें तो ये इंफिनिटी डिस्टेंस है। तो इंफिनिटी से लेके पोल में, पोल के बीच में आप कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग ये कंसीडर करें कि यहाँ से एक रे इंसिडेंट हो रही है हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, और ये रे जो है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो ये इस तरीके से बाउंस बैक करेगी और इस जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है, आप देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा आपको लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक्सटेंड करूं तो ये आ जाएगी फोकस की तरफ, ठीक है। अब जो दूसरी रे हमने कंसीडर की है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यू नो, अगर कोई भी रे आपकी इंसिडेंट रे अगर डायरेक्टेड है, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन से आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी। और इस रे को भी, अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो दोनों ही एक्सटेंडेड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इन बिटवीन P and F. So whenever you place the object in between pole and focus, you will get the image of that object in between pole and the focus. अब ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है? तो वंस अगेन इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज की बात करें तो साइज में आप कह सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड होगा। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, नाउ इट इज डिमिनिश्ड। और फिर से लोकेशन है इन बिटवीन P and F। P और F के बीच में ही आपको ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ दो ही केस है यहाँ पे। एक केस है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एंड द सेकंड वन केस इज व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन P and infinity. So there are only two cases. तो इन दोनों केस को अगर हम लोग कॉम्पैरेटिव स्टडी करें, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे टेबुलेट कर लिया है। तो आप देखेंगे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा था आपको फोकस पे बन रहा था, एंड इट इज बिहाइंड द मिरर। साइज के बारे में बात करें तो साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज है, और आपका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और दूसरा जो सिचुएशंस है, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड मिरर, तो इन दैट केस यू विल गेट द इमेज इन बिटवीन P and F। P और F के बीच में आपको इमेज मिलने वाला है। पहले से इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। ये अभी भी क्या है? डिमिनिश्ड है। बट दोनों ही सिचुएशंस में आपको जो इमेज मिलने वाला है वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जिस तरीके का इमेज मिल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशंस किया है। अब अगली स्लाइड में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यूज को समझते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जनरली आप रेयरर व्यू मिरर में यूज कर सकते हैं। और इसको रेयरर व्यू मिरर में यूज करने का कारण क्या है? एक तो है कि यू विल गेट द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा है क्या है, इसका जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। और इसी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू के कारण आप अगर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं तो इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी ज्यादा वाइडर है। तो इस डायरेक्शन से भी कोई कार आ रही है या इस डायरेक्शन से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तब भी आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा। और आप इस तरीके से अच्छे तरीके से आपके पीछे से अगर कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी किया है और ये समझने का ट्राई किया है कि अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपको किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन हो। अब जरा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में बात है। और ये साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइट यानी कि इमेज के ऊपर में कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है या मिरर के ऊपर में कोई भी न्यूमेरिकल है तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आपको लगाना जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल में एक कॉनकेव मिरर लिया है, आप यहाँ पे चाहे तो एक कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा है। अब आपको क्या करना है इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस को लगाने के लिए, और मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में चाहें तो ये आप कार्टेशियन साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, मिरर पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल मिल रहा है जहाँ पे आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मिरर या फोकल लेंथ निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, तो उस सिचुएशंस में आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाना ही पड़ेगा। और ये प्रॉपर्ली जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आप मिरर फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे ठीक से और कैलकुलेशन आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं तो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कॉनकेव मिरर भी बनाया है, दूसरा हमारा यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर भी है। अब इन दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कहाँ पे रखा है? तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ही आप मिरर के अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं तो सबसे पहला साइन कन्वेंशंस लगाने का सबसे पहला स्टेप है कि जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है।
तो जो भी डिस्टेंस आप अगर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की वो लेफ्ट हैंड साइड को फेस फेस कर रखा है और साथ में ऑब्जेक्ट को आपने क्या है लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, तो आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। इसको आप क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब पोल के राइट हैंड साइड में जो भी होगा उस डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप देखो कि ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस कहां पे होगा? तो आप देखोगे कि इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो कॉनकेव मिरर का हमेशा ही जो फोकल लेंथ आप कंसीडर करोगे ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। किस केस में? तो कॉनकेव मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में आपका जो फोकल लेंथ है it will be always negative for solving the problem, numerical problem। और वही कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होगा? ये इसके राइट हैंड साइड में है, पोल के राइट हैंड साइड में है। तो आपके कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इन द सेम मैनर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट विल बी वंस अगेन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपको साइन कन्वेंशंस लगाना है, और ये साइन कन्वेंशन अगर आप प्रॉपरली लगाओगे तो कैलकुलेशंस में कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हम लोग देखें तो देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and the focal length of the mirror, and this relation is known as mirror formula। और इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो u है ये हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, और ये जो v है इट इज द इमेज डिस्टेंस, image distance, image distance of image distance from pole of the mirror, pole of the mirror, and this is the f represent the focal length। ये आपका f क्या है? ये focal length। ठीक है, so this is the relationship between the object distance, image distance and the pole। it is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, and this relationship is known as mirror formula। ये आपका mirror formula है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैग्निफिकेशंस के बारे में है, बातें करेंगे हम लोग। सो मैग्निफिकेशंस क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी इमेज का आप कैलकुलेट करेंगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड एच ओ इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। There is one more relation for the magnifications, it is m is equal to minus v upon u। तो इस तरीके से भी आप मैग्निफिकेशंस निकाल सकते हैं अगर आपको इमेज डिस्टेंस और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है। और इस मैग्निफिकेशन से एक वीडियो सेशंस में मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशंस के ऊपर में ही बातें करूंगा, जहां पे आप ये बता सकते हो अगर किसी भी इमेज का आपको मैग्निफिकेशंस दे रखा है तो मैग्निफिकेशंस के बेसिस पे आप ये भी बता सकते हो कि वो कौन सा मिरर है, या जो आपका नेचर ऑफ इमेज है उसके बारे में भी एक आइडिया मिलता है। तो इसके बारे में एक पूरा मैं एक डिस्कशन करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैग्निफिकेशंस के बारे में ही पूरा डिस्कशन होगा, और मैग्निफिकेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा यहाँ पे इसके डेफिनेशंस और इसके फॉर्मूले के बारे में सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस है, बट इस मैग्निफिकेशन रिलेशन से वी कैन एक्सट्रैक्ट सो मेनी इंफॉर्मेशंस, और इसके बारे में एक पूरा का पूरा सेपरेट हम लोग वीडियो बना लेंगे जहां पे आपको ये पता चलेगा कि अगर मैग्निफिकेशन की एक सर्टेन वैल्यू दे रखी है तो सर्टेन वैल्यू क्या क्या इंफॉर्मेशंस आपको देती है। ठीक है, उससे आपको किस तरीके से नेचर ऑफ इमेज के बारे में पता चल जाता है, साथ में आपको ये भी पता चलता है कि इमेज की
हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी होगी या छोटी होगी। साथ में आपको ये भी पता चल पाता है कि किस तरीके का मिरर आप यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज के सेशंस में हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, साथ में हमने मिरर फॉर्मूला के भी बारे में पढ़ा और मैग्निफिकेशन के भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई किया है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के सेशंस में हमारी जो 3-4 ये वीडियो लेक्चर का सेशंस था जिसमें हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, लाइट का पूरा एक सेक्शन मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझने का ट्राई किया है। इसके बारे में भी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट हमने जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अभी डिस्कशंस किया है। और एनसीईआरटी के मोस्टली इंफॉर्मेशन को मैंने चाहा है कि अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं जहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास प्लीज सारा यहाँ पे ध्यान दे दो, ठीक है ना। सारे बच्चों का अटेंशन यहाँ पे चाहूंगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए क्लास के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि 1 घंटा पढ़ना है तो मतलब है पढ़ना, ठीक ढंग से पढ़ना। तो आज के ड्यूरेशंस में हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ लिया। रिफ्लेक्शंस का मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है और किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है और इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शंस कहते हैं। बट अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है और इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्रैक्शंस कहते हैं। समझ में आया? When light travels from one medium to another medium, it bends from its actual path and this phenomenon is known as refraction. ठीक है, अब क्या है कि जब लाइट ट्रेवल करेगी तो दो सिचुएशंस बन सकता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दो सिचुएशन हो सकता है। या तो ऐसा होगा कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया है ऑप्टिकल डेंसर और रेयरर। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी जो फिजिकल डेंसिटी है उससे अलग है। ऐसा मीडियम में जहां पे लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी वो ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। और ऐसा मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड फास्ट होगी कंपैरेटिवली, एक मीडियम की तुलना में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो आप कहोगे कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एक एग्जांपल लेके ऑप्टिकल रेयरर और डेंसर के कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक मीडियम मैंने एयर लिया है, दूसरा वाटर लिया है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है और वाटर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। बट हम लोग एग्जांपल ले लें वाटर का और ग्लास स्लैब का, कि वाटर से लाइट ट्रेवल करते हुए ग्लास स्लैब में इंटर करती है, तो दोनों ही मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो दोनों ही मीडियम में लाइट क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। सो वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है और ग्लास के रिस्पेक्ट में हमारा वाटर क्या है, रेयरर मीडियम है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट अ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, इट इज अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मैं कहूं कि ये आकर सबसे लंबा बच्चा है, मान लो मैं बोलता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, 10वीं क्लास में ये सबसे लंबा है, क्या इससे लंबा कोई और बच्चा नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपैरेटिव आइडिया है मैं दे रहा हूं। तो इसी तरीके से ऑप्टिकल डेंसिटी और जो रेयरर मीडियम है, ठीक है ना, रेयरर और डेंसर मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा एक कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सो लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, मान लो कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है, सो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और वाटर क्या है हमारा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इंसिडेंट कर रही है लाइट, ठीक है, ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ द बोथ मीडियम। यहाँ पे दोनों ही मीडियम एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बाउंड्री है। सो अगर
एयर से ट्रेवल करती हुई, ये मान लो कि ये दोनों मीडियम का ये क्या है, नॉर्मल है। ये नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी, तो इस तरीके से अगर कोई भी रे फॉल कर रही है, ऑब्लिकली फॉल कर रही है, कैसे कर रही है, ऑब्लिकली कर रही है, किसी एक सर्टेन एंगल के साथ, नॉर्मली नहीं करी, इस तरीके से अगर फॉल करेगा तो ये नॉर्मली फॉल कर रही है। बट अगर ऑब्लिकली फॉल कर रही है, ठीक है ना, तो देखोगे कि जहां पे जिस पॉइंट पे ये फॉल कर रही है, उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, और इसी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये वाली लाइन हमारी क्या है, नॉर्मल है या नहीं। तो अगर ये रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगी, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट ये अपने एक्चुअल पाथ से नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है, और इसी स्पीड के अलग होने के कारण ये रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ जाएगी। नॉर्मल ये है, तो ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, वो क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। ये तभी होगा व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। इसके कन्वर्सली, अगर लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, क्या सिचुएशन वैसा ही होगा, क्या रिफ्रैक्टेड रे हमारा नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब हमारा देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। मान लो कि यहाँ पे वाटर, ऊपर में हमारा क्या है, वाटर है, और नीचे में क्या है, एयर है। तो नीचे में हमारा क्या है, वाटर मीडियम से लाइट इंटर कर रही है एयर मीडियम में। तो एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो इसकी जो रेफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये दो सिचुएशन है। तो पहले सिचुएशंस में ये लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ये सिचुएशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। बट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, सो दिस सिचुएशन इज अकरिंग हियर, यहाँ पे हो रहा है वो सिचुएशन। सो यहाँ पे आप देखेंगे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगी, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, तो नॉर्मल ये इधर की तरफ गई है, तो ये नॉर्मल से अवे जा रहा है। तो ये सेकंड सिचुएशन में ऐसा होगा। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया यहाँ पे। सो पूरे अगर हम लोग इस पूरे स्लाइड को नट सेल बताएं या समराइज करने का ट्राई करें, तो यहाँ पे हमने यही समझा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium, it gets bent, and this bending of light is called refraction of light. So this is the first concept, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या हमने सीखा, when light travels from the rarer medium to denser medium, it bends toward the normal, and when light travels from the denser to rarer, it's bend away from normal, ठीक है। याद रखना है, आकर इधर ध्यान दे दो, ठीक है ना। अभी अटेंशन मेरे को चाहिए, अभी तो स्टार्ट किया है क्लास, 15 मिनट एकदम से फोकस्ड होना चाहिए आपको, ठीक है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है। तो इस तरीके से पहली स्लाइड को हमने समझ लिया है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो कि हम लोग समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ग्लास स्लैब। अगर ग्लास स्लैब से होके कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, तो किस तरीके से उसका रिफ्रैक्शन होगा, किस तरीके से बेंड करेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब लगा दिया है। अब ग्लास स्लैब को एनालाइज करें, तो ग्लास स्लैब के ऊपर में जो मीडियम है वो भी एयर है, और ग्लास स्लैब मान लो कि इतना थिक है, तो इसके नीचे वाले मीडियम में भी क्या होगा, एयर होगा। तो दो सिचुएशंस बनेगा, एक बार तो हमारा लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगा, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा। दूसरे सिचुएशंस में जब ग्लास इमर्ज होगा, जब लाइट इमर्ज होगा ग्लास स्लैब से, तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में किस तरीके से लाइट बेंड करती है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये ग्लास स्लैब है। अब क्या है, इस तरीके से एक इंसिडेंट
रे आ रही है, ऑब्लिकली फॉल कर रही है, नॉर्मली फॉल नहीं कर रही है। नॉर्मली अगर फॉल करेगी ना तो लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं आएगा, उस रे ऑफ लाइट में कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। बट वेन एवर लाइट फॉल ऑब्लिकली, ठीक है ना, किसी एक सर्टेन एंगल के साथ, नॉर्मली नहीं, ठीक है ना, एक्यूट एंगल के साथ, ठीक है ना, एक्यूट एंगल के साथ फॉल कर रही है, तो क्या होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट गेट बेंट, ये क्या होगा, अपने एक्चुअल पाथ से, ये इसकी एक्चुअल पाथ होगी या नहीं होगी। इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट चूंकि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, और एयर में और ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या होगी, बेंड होगी। तो ये जो हमारा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। अब लाइट रे हमारी किधर जा रही है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड किधर की तरफ होगी, अनिकेत आप बताओ। लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर, तो किधर की तरफ बेंड होना चाहिए, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जरा देखते हैं, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ चली गई है, चली गई कि नहीं। अगर ऐसे करके आप इधर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब देखो यहाँ पे कुछ थिकनेस है, तो यहाँ पे लाइट बेंड नहीं होगी, क्योंकि थ्रू आउट द मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एक जैसी है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी एक जैसी है तो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ट्रेवल करेगी अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाइट में कोई बेंडिंग नहीं है, बट यहाँ पे फिर से ये ग्लास से क्या हो रहा है, एयर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे फिर से दूसरा सिचुएशन, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, तो इसको किधर जाना चाहिए, इसका अब जो देखा जाए तो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए, बट ये एक्चुअल पाथ पे जाएगी नहीं, क्योंकि ये ग्लास से किस में आ रही है, एयर में आ रही है। तो अभी क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड होगा, आप बताओ किधर होगा। हाँ, ये हमारा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। जवाब क्यों नहीं आ रहा है, जवाब आना चाहिए आप लोग के साइड से, ठीक है ना। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो नॉर्मल से दूर जा रही है, ये किधर की तरफ बेंड हुआ है, दूर चली गई है, तो नॉर्मल से दूर चली गई है, ठीक है। सो एक्चुअल कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, तो एक्चुअल पाथ जो इंसिडेंट रे था उसको जाना चाहिए था इधर, बट अब जा रही है इधर से, सो दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। अब इसको जरा हम लोग एक मिनट, हाँ जी। सो अब आप देखोगे तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, जाना चाहिए था इधर से, बट आपकी जो रे है इट इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल, ये एंगल क्या है, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल is called angle of refraction, and this is the angle of emergence. Since this is the emergent ray, it is exiting from the glass slab, so this ray is called as emergent ray. So angle between the emergent ray and the normal is called angle of emergence, and this is the called displacement from the actual line of डायरेक्शन। जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये अगर डी डिस्प्लेसमेंट है तो कह सकते हैं कि यहां से यहां रे आपकी आ गई है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से जब भी लाइट एक ग्लास स्लैब को क्रॉस करेगी तो इस तरीके के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस के बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, या इस पूरे एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के भी बारे में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से क्वेरी कि सर यहाँ वाला इस वाले पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते, पढ़ाई को सिंपल रखना है, छोटे छोटे स्लॉट्स बना लो, पढ़ाई के छोटे छोटे स्लॉट्स बना लो,
ऐसा नहीं कि एक-एक घंटे का ही स्लॉट्स बना के पढ़ा जा सकता है। वो भी एक रास्ता है, बट अगर आप 1 घंटे तक फ़ोकस नहीं रह पाते हैं, तो आप कितने देर तक फ़ोकस रह सकते हो? ये देखो ना, कितने देर तक आप किसी भी एक मैटर को समझने में आपका दिमाग लगता रहता है। ये मैन टू मैन वैरी नहीं करेगा क्या? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। तो अपने आप को एनालाइज़ कर लो कि आप कितने देर तक बैठ सकते हो, आराम से, तसल्ली से, सुकून के साथ, ठीक है ना? और किसी एक मैटर के बारे में सोच सकते हो। ये 15 मिनट का ड्यूरेशन सोच सकता है, ये 20 मिनट का हो सकता है, ये 30 मिनट का हो सकता है, अधिक से अधिक 45 मिनट का हो सकता है, 45 मिनट्स का हो सकता है। तो अपने स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करो। देखो कि अगर 15 मिनट का है ना, तो 15-15 मिनट का छोटा-छोटा क्या है ना, टुकड़ों में बाँट लो किसी भी एक चैप्टर को, कि अभी चलो, अभी हम लोग समझने वाले क्या है, तो कॉनकेव मिरर के टर्म्स के बारे में समझने वाले हैं। जैसे मैंने अभी ग्लास स्लैब के बारे में बताया ना, तो ये एक छोटा-सा टॉपिक है। 10 मिनट में यही समझ लो, फिर रिलैक्स हो, थोड़ा-सा पानी-वानी पियो, ठीक है? फिर से स्टार्ट करो। तो छोटे-छोटे पॉज़ लेके आप पढ़ सकते हो। पढ़ने की अपनी-अपनी टेक्निक हो सकती है सबका, क्योंकि सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आपका रास्ता, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या इम्प्लीमेंट करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना? तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपने आप को देखो कि आप किस तरीके का, आपका एक्चुअल नेचर क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से आप एडजस्ट करके पढ़ाई को कर सकते हो। आपका व्यक्तित्व क्या, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि शांत व्यक्तित्व है, तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा सीटेंगे। आप थोड़ा-सा डायनामिक है, तो ये भी तो अच्छी बात है ना, ठीक है ना? ये भी आपका स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ पे वर्कआउट करो। आप छोटे-छोटे स्लॉट्स बना लीजिए, 15, 20, आधे घंटे के स्लॉट्स बनाइए, उसमें पढ़िए और ठीक हो जाएगी पढ़ाई। पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? आसानी से की जा सकती है, ठीक। अब देखो, लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक छोटा-सा डायग्राम बना लें। यहाँ पे क्या है, इसके नीचे में हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है? सो वाटर क्या है हमारा, और इधर एयर है, ठीक है? एयर में कुछ डॉट डॉट नहीं बनाए, मॉलिक्यूल्स वगैरह, पार्टिकल्स वगैरह नहीं दिखाए, बट एयर है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एयर है। तो ये तुम्हारा क्या है, तो ये जो है बाउंड्री है, जहां पे दोनों ही मीडियम क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है आपस में। यहाँ पे सारा ध्यान देना है, इधर उधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है, और यहाँ से क्वेरी करना है, ठीक है निकेत? इधर देखना है, रणवीर इधर ध्यान दो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये बाउंड्री है, और इस बाउंड्री पे दोनों ही मीडियम क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इसको कहेंगे इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया का क्या है, ये इंटरफेस, ठीक है? अब क्या है कि एक इंसिडेंट रे है, इस तरीके से फॉल कर रही है, ठीक? तो कह रहा है द इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू द वाटर। सो अगर यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो जाना चाहिए था इसको कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये बेंड होके कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो कह रहा है इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये वाली रे क्या है, जो मैंने नीचे बनाई है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पे है, तो कह रहा है टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, सो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे हमने नॉर्मल के एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों, ये तीनों चीजें ही इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम ही प्लेन में लाई करेगी। ये कह रहा है हमारा पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? समझ में आ रहा है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आया? याद रखना, ठीक है? दूसरा क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन। अब क्या है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया गया है। अभी आपको मैंने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बताई नहीं है, तो अभी याद कर लेना इस लॉ। इस लॉ को फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे वहां पे एक साइन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कह लो, ठीक है? तो उसके बारे में बताया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे एयर मीडियम है और ये नॉर्मल है, और इस तरीके से हमारा इंसिडेंट रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे ये होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे है। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है साइन आई, साइन ऐसे लिखेंगे साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इसका जो रेशियो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर द लाइट ऑफ द गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ इस लॉ का भी स्टेटमेंट पूछा गया है 10th में, राइट डाउन द स्नेल्स लॉ, तो ये लिखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को अभी समझने का ट्राई किया है। अब आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी बता सकते हो, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू के हेल्प से आप ये बता पाओगे कि कोई भी मीडियम आपका ऑप्टिकली रेयरर है या डेंसर है। तो ये क्या बताता है, किस तरीके से हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है, सॉरी, so the absolute refractive index of a medium is the ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in the medium। अगर आप मान लो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो तो क्या क्या चाहिए होगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इसका जो रेशियो आने वाला है वो आपका बताएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना। और स्पीड में लाइट की स्पीड आप वाटर में अगर जानते हो, यहां पर ध्यान दे दो, ठीक है, तो उस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। समझ में आया? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी गिवन मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो C अपॉन V से निकाल लेंगे। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मालूम है, इट इज फिक्स क्वांटिटी, इट इज 3 इंटू 10⁸, और वाटर में लाइट की स्पीड गिवन होगी आपको क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम इज 2.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कंसीडरेशंस में ले रहे हैं कि मान लिया हाइपोथेटिकल एक वैल्यू ले लिया मैंने। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन V, where C is the speed of light in air or vacuum and V is the speed of light in the given medium for which you are going to calculate the refractive index, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करने वाले हो। तो इससे एक क्या आ जाएगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। क्या इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा यूनिट, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो क्वांटिटी है उसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। मान लो कि दूसरे मीडियम गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड 2.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इस यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कैंसिल करने के बाद कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, बट इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी यूनिट। ठीक है, जैसे 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, बट इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। जनरली क्या होता है फिजिक्स में कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। जैसे स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, इट इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू से आप ये अंदाजा लगाते हो कि आपका जो गिवन मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है या रेयरर है। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो है तो वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दे रखा है, पिंक कलर का टेबल है, उसमें देखो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे लोएस्ट किसकी है? एयर की है। तो एयर क्या है? रेयरेस्ट मीडियम है। और ऑप्टिकल टेंसर सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का दे रखा होगा, देखो है ना, डायमंड। तो डायमंड है ना, सबसे बॉटम में है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है। तो ये सबसे डेंस मीडियम है, ऑप्टिकली ये डेंस मीडियम, सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस मीडियम है, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडिया है या ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका ऑप्टिकली रेयरर है या डेंसर। जब भी दो मीडियम दे रखा होगा, तो एक की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है और एक की कम है, तो उस दोनों मीडियम में से कम वाली वैल्यू वाले जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। इसका मतलब ये भी बनता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी, और जो रेयरर मीडियम है वहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो। समझ में आया? ठीक, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कभी कभी हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं, ठीक है ना। एक हुआ एब्सोल्यूट मार्क्स तुम्हारे क्या है, फिर तुम कंपैरिजन करते हो कि सारे बच्चों में तुम्हारी कैसे परफॉर्मेंस है, तो वहां पे क्या है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो अगर किसी भी दो मीडियम के रिस्पेक्ट में, मान लो कि तुम्हें दो मीडियम दिया हुआ है और पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टू, मीडियम टू का हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। देन इट विल बी रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू। तो जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उस मीडियम में लाइट की स्पीड को हमेशा ही डिनोमिनेटर में रखोगे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसमें लाइट की स्पीड हमेशा न्यूमरेटर में हो। ठीक है, समझ में आया? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। सो मीडियम वन में जो स्पीड की लाइट होगी वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या चली जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम या इन मीडियम टू। तो इस तरीके से आप किसी भी मीडियम का आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें पढ़ना है स्फेरिकल लेंस के बारे में। जिस तरीके से हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। जो मिरर होता है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, वहीं आपका लेंस हमेशा ही एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा ही किसी न किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया के हेल्प से, मीडियम के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? लेंस बनाते हैं, ठीक है। तो लेंस कभी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का बनेगा नहीं, हमेशा कैसे ऑब्जेक्ट का बनेगा? जो ट्रांसपेरेंट है, पहली बात, ठीक है। अब क्या है कि अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। स्फेरिकल लेंस कैसा मटेरियल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। इसमें दो सरफेस होंगे, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। या तो दोनों ही स्फेरिकल हो सकते हैं, या एक तरफ से स्फेरिकल होगा, दूसरे तरफ से प्लेन भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के आपको लेंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये दोनों ही यहाँ पे जो सरफेस है, दोनों ही कर्व सरफेस है, दोनों ही स्फेरिकल सरफेस है या नहीं? इसमें भी दोनों स्फेरिकल सरफेस है, बट लेंस सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों टाइप का नहीं हो सकता है। लेंस ऐसा भी हो सकता है, लेंस आपका ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक सरफेस क्या है? प्लेन है, दूसरा क्या है? स्फेरिकल है। यहाँ पर भी एक प्लेन है, दूसरा क्या है? स्फेरिकल है। बट हमारे 10th में हमें इन दोनों लेंस के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो लेंस क्या है? तो स्फेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। इनमें से दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं, या कोई एक स्फेरिकल होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो स्फेरिकल लेंस आर टू मेन टाइप। मेनली हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, वन इज कॉन्वेक्स एंड अनदर वन इज कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स का हमारा ज्योमेट्री कैसा होगा? तो कॉन्वेक्स की ज्योमेट्री ये वाली जो ज्योमेट्री है,
ये आपकी कॉन्वेक्स की ज्योमेट्री है और ये क्या है, कॉनकेव की ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया हमारा कॉनकेव। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या बता रहा है, कह रहा है इट इज थिकर इन द मिडिल। मिडिल में ये क्या है, थिक है या नहीं, मोटा है या नहीं, मिडिल में ये थिक, बट एट द थिनर एट द एजेस, ये एजेस पे क्या है, थिन है, पतला है या नहीं, आप बताओ, पतला है और बीच में मोटा है या नहीं। तो इस तरीके के अगर आपको लेंस देखने को मिल रहे हैं तो वो लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, याद रखना है हमेशा। कह रहा है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस और इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे हमारा F1 है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 है, यहाँ पे हमारा F2 है और यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ F2 है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आ रही है, इस तरीके से पैरेलल में कोई रे आ रही है, तो कह रहा है कि ये हमेशा ही क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। ये हमेशा ही किससे होके जाएगी, तो F2 से होते हुए जाएगी, या कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस से ही होते हुए जाएगी। जितनी भी पैरेलल रे, एक पैरेलल रे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये भी किधर से जाएगी, इधर से ही जाएगी। तो उसी फैक्ट को, इस नेचर को पहले समझा और इस नेचर को समझते हुए यहाँ पे लिखा है। तो कह रहा है rays of light parallel to the principal axis after refractions through a convex lens meet at a point, meet at a point को हम लोग converge कह सकते हैं, converge at a point on the principal axis and that point, a specific point is called the principal focus of the convex lens। इसे हम लोग convex lens का क्या कहेंगे, principal focus कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में बताया, नेक्स्ट स्लाइड में चलोगे तो ये सारी की सारी रेज क्या कैसे इंसिडेंट कर रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है या नहीं है। सो ये कन्वर्ज करेगी, कहां पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है और ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, और इसी स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस करेंगे इस वाले कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, पीछे चलते हैं। दूसरा जो हमारा है ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होगा बेटा, जग जाओ, जग के रहना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होगा, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो कह रहा है इट इज थिनर इन द मिडिल। ये मिडिल में क्या है, थीन है, पतला है या नहीं, और एज पे क्या है, इट इज थिक, एट द एज इट इज थिक, है या नहीं। आप देखो, खुद ही एनालाइज करो, है। ठीक है, तो उसी फैक्ट को कह रहा है इट इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन गेट डाइवर्ज। सो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करेगी तो ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज कैसे करेगी, तो इस तरीके से डाइवर्ज करेगी, ये डाइवर्ज कर रही है। बट ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा both the refracted ray are coming from a single point and that single point which is lying on the principal axis is known as principal focus of concave lens. So ray of light parallel to the principal axis after the refraction get diverged and appear to come from a point on the principal axis on the same side of the lens। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो ये दोनों ही कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉनकेव लेंस में भी। क्यों ऐसा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या है, अलग अलग टाइप की है, और ज्योमेट्री के अलग अलग टाइप होने के कारण यहाँ पे लाइट का जो बेंडिंग हो रहा है, ये गलत मैंने बना दिया, प्लीज इसको ऐसे करना है, सॉरी, ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, सॉरी। ठीक है, इसको एकदम सही कर लेना है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा मिरर वाला कॉन्सेप्ट बैक ऑफ द ब्रेन क्या कर रहा है, ओवरले कर रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन है, यानी कि गलत तरीके से बता दिया। ये समझो फिर से कि ये कॉनकेव हमारा क्या है, लेंस है, और ये कॉनकेव लेंस पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देते, ठीक है, फिर सुना, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देख लो। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी रे आएगी, वो जो भी
इंसिडेंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो इस तरीके से डाइवर्ज करें। अब अगर हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा लगेगा कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इसी फैक्ट को लिख रहा है यहाँ पे, फिर से देखो, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन गेट डाइवर्ज, तो ये डाइवर्ज कर गई है, ठीक है ना, एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के जिस साइड से रे आ रही थी उसी साइड पे आपको देखे लगेगा कि ये उसी पॉइंट से होके आ रही है। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कॉनकेव लेंस के ड्यूरेशंस में, और इसी चीज को आप यहाँ भी देख रहे हो, इसी तरीके का कुछ फेनोमेना हो रहा है यहाँ पर। जब इस तरीके से इंसिडेंट रे फॉल करेगी आपके कॉनकेव लेंस पे, तो इस तरीके से ये डाइवर्ज कर जाएगी जैसा कि आपको बताया है। और अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे ऐसा अपीयर होगा कि इट इज coming from a single point, and that single point will lie on the principal axis, and that is called the principal focus of the concave lens। समझ में आया या नहीं आ रहा है? आ जाएगा समझ में, अगर आप आराम से समझना चाहें, इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। बार बार चीजों को सुनो और ठीक से समझने का ट्राई करो, एक बार एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, फिर से क्वेरी हो फिर से पूछो, समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शंस बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि अगर किसी भी स्फेरिकल लेंस पे कोई भी रे इंसिडेंट करती है तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी, किस तरीके से बेंड करेगी, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी दो तरीके के लेंस के बारे में समझ रहे हैं, एक हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो दोनों को हम लोग इन पैरेलल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पे कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कर रही है, कैसे इंसिडेंट कर रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कर रही है, तो लाइट का बेंडिंग क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाएगी। समझ में आया? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे विल क्रॉस फ्रॉम द F2। F2 क्या है, हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा सिचुएशन क्या है कि अगर आपके पास कॉनकेव लेंस और 1 सेकेंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, आपका डाइवर्ज हो जाएगा। बेंड कैसे होगा, ऊपर की तरफ बेंड होगा, अंदर की तरफ नहीं बेंड होगा। यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इस तरीके से आ रही है, फिर बेंड हो रही है अंदर की तरफ, ऐसे आई, यहाँ तक आई, फिर ऐसे बेंड हो गई और ऐसे चली गई। यहाँ पे ऐसे नहीं होना है, ऐसे आई और ये किधर बेंड हुई, ऐसे, और ऐसे चली गई। तो ये क्या है, इसके ज्योमेट्री के कारण बेंड हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शंस में गए, तो ये डाइवर्ज करना कहते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई, और वहां पे कन्वर्ज हो रही है। जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी सारी की सारी इस तरीके से जाएगी, तो सारी की सारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। बट यहाँ पे सारी की सारी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। और इस रे को अगर हम लोग पीछे के ऐसे करके और इस रे को पीछे की तरफ लाओगे तो ये क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, तो कहा कि F2 से ये लगनी चाहिए कि आती हुई है, ये डायरेक्शन होना चाहिए रिफ्रैक्टेड रे का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अगर ऐसा करके बेंड कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि ये F2 से नहीं लग रहा है आ रही है, ये लग रहा है कि कहीं और से आ रही है। तो उसका डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, तो स्केल को पीछे की तरफ रखेंगे F2 पे, F1 पे, और वहां से ट्रेस करके आगे की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो कॉनकेव लेंस के केस में, और इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के केस में। वहां पे जो रिफ्रैक्टेड रे है ऐसा अपीयर होना चाहिए कि इट इज कमिंग फ्रॉम द F1, इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस, और ऐसा इसमें क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे आपको किधर के डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो प्रिंसिपल फोकस के ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, दोनों सिचुएशन समझ में आ गया। चलते हैं अगले सिचुएशन। अगला सिचुएशन क्या कह रहा है, अब अगला सिचुएशन कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पे, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस पे अगर रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है कि ये F1 से होते हुए लेंस के ऊपर में, कैसे आ रही है, F1 से होते हुए आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आया? F1 F2 कैसे निकालेंगे,
तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ये F1 है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये ट्वाइस ऑफ F1 पे हो जाएगा, और इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फोकस होगा और ये ट्वाइस ऑफ F2 हो जाएगा, समझे? क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस है तो दोनों से स्फेरिकल सरफेस का अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और अलग अलग फोकस होगा या नहीं होगा? तो अगर रे ऑफ लाइट F1 से होते हुए फॉल कर रही है आपके कॉन्वेक्स लेंस पे, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपके कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किसके तरफ है? F2 की तरफ है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द F2, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द F2, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द F2। अगर इसको यहाँ पे अगर ये हटा दे तो ये किधर जाएगा? F2 की तरफ जाएगा। इफ इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द F2, then after the refractions the refracted ray will be parallel to the principal axis, ठीक है? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? इट इज कमिंग फ्रॉम द F1। In the case of convex lens, incident ray is coming from the F1, then the refracted ray will be parallel to the principal axis. Concave lens में क्या कह रहा हूँ? If incident ray is directed toward the F2, its direction is toward the F2, then the refracted ray will be parallel to the principal axis. समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अगला है कि अगर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, और जो पूरे लेंस का जो सेंटर होगा, तो यहाँ पे ये सेंटर है इस लेंस का, सो इस वाले सेंटर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस कर रही है, इसमें कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा। इट विल किसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, ठीक है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर ये एक हॉलो स्फीयर का, ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है, तो इधर मान लो कि यहाँ पे इसका सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब 2F1 इधर है और F1 यहाँ है, और इस हॉलो स्फीयर के लिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इधर हमारा क्या है? फोकस। क्योंकि दो ट्रांसपेरेंट मीडिया से मिलके ये बना हुआ है, स्फेरिकल मीडिया से मिलके, ठीक है? समझ में आ रही है बात? सो ये ऑप्टिकल सेंटर, जैसे कि मिरर में पोल होता था ना, यहाँ पे पोल नहीं बोला जाता है, इसका मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सो कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, ये उसी पाथ को आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ये दोनों की सिचुएशन में एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कहीं पे कुछ पूछना है? ठीक है, बट एक बार बताने से नहीं होगा, एक बार इसको जाके घर पे फिर से क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से एक बार रिकॉल कर लो, फिर से एक बार देख लो, ठीक है ना? सभी चीजें समझ में आने वाली है, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक? तो आज के इस वीडियो लेक्चर के सेशंस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सिचुएशंस है वो ये है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि इस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसका कहाँ पे इमेज बनने वाला है। सो इन्फिनिटी डिस्टेंस से कोई भी रे अगर लेंस के तरफ आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस के तरफ आ रही है, तो इन सारी रेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। सो अगर ये सारी की सारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कन्वर्ज कर जाएगी और सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो F2 से ही क्रॉस होके जाएगी। सो F2 पे आपको इमेज बनेगा, बट ये इमेज कैसा होगा? तो रियल होगा एंड इरेक्ट होगा, ठीक है? रियल होगा, इरेक्ट नहीं होगा, सॉरी, इन्वर्टेड होगा, ठीक है? इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टा बनेगा, ठीक है ना? रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, ठीक है? बट कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। लोकेशन क्या है? तो जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द इमेज है वो है F2 पे है, एट F2 है, ठीक है? और साइज की बात करें
तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा इमेज बनने वाला है। सो ये फर्स्ट सिचुएशंस में इस तरीके का आपको इमेज मिलने वाला है, ठीक है। जो दूसरा सिचुएशंस है, दूसरे सिचुएशंस में वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1 टू F1 के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। सो अगर टू F1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे मिलेगा, तो F2 और 2F2 के इन बिटवीन मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों मिल रहा है, तो उसका रीजन आपको रे डायग्राम से मिल जाएगा। एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद F2 से होके जाएगी, और दूसरी रे जो है वो F1 से जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने के कारण ये इसमें कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे को F2 और 2F2 के इन बिटवीन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इसी पोजीशन पे अगर आप एक स्क्रीन प्लेस कर देते हो तो इस स्क्रीन के ऊपर में आपको जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलने वाला है। तो नेचर ऑफ इमेज जो है पहले वाली सिचुएशंस में भी रियल एंड इन्वर्टेड था, और दूसरे सिचुएशंस में भी क्या है, हमारा रियल इन्वर्टेड ही है। बट इमेज का साइज पहले से बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, अभी भी ये डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, तो थर्ड सिचुएशन में हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस किया है। सो 2F1 पे जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो आपको इमेज 2F2 पे मिलेगा, ठीक है। और ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो रिफ्रैक्टेड रे है एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो 2F2 लोकेशन पे काट रही है। सो 2F2 लोकेशन पे आप अगर स्क्रीन प्लेस कर दोगे तो ऑन दैट स्क्रीन यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और जो साइज ऑफ इमेज होगा इट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही आपको इमेज यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो थर्ड सिचुएशन इस तरीके का है। अब जो हमारा नेक्स्ट सिचुएशंस है, नेक्स्ट सिचुएशंस में वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन 2F1 एंड F1। सो इस सिचुएशंस में यू विल गेट द इमेज बियॉन्ड 2F2, और नेचर ऑफ इमेज वंस अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज हर एक सिचुएशंस में देख रहे हो एक जैसा ही है, बट यहाँ पे इमेज का जो साइज है इट इज इनलार्ज। इसका साइज कैसा है, तो बड़ा है, ऑब्जेक्ट के साइज के तुलना में इसका साइज, इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। सो ये आपका कौन सा केस है, फोर्थ केस है। जो आपका फिफ्थ केस है, इस सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस किया है। सो जब भी आप F1 पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे जो आ रही है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो F2 से होके आ रही है, दूसरी रे जो इंसिडेंट है वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। सो इसमें बेसिकली कोई भी डेविएशंस नहीं आएगा, बट ये दोनों ही जो रेज हैं ये आपस में एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो इन्फिनिटी पे यू विल गेट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बट ये इमेज का साइज कैसा होगा, तो हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा साइज होगा, ठीक है ना। और लोकेशन पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि इन्फिनिटी पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। जो सबसे लास्ट सिचुएशंस है ये थोड़ा सा, जो अभी तक हमने 1 to 5 सिचुएशंस पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग है। सो अगर आप ऑब्जेक्ट को व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F1 and the optical center, so in that case you will get the image of the object in the same side of the ऑब्जेक्ट, जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में आपको इमेज मिलने वाला है। और ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि काल्पनिक है, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा है। तो आपको सीधा इमेज मिलने वाला है। इससे पहले जितने भी सिचुएशंस थे वहां पे आपने ऑब्जेक्ट का, आपको ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा मिल रहा था, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो मिल रहा था वो मिल रहा था रियल और इन्वर्टेड मिल रहा था। बट ये एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिचुएशंस है जहां पे आपको ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिल रहा है वो वर्चुअल मिल रहा है और इरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज क्या है, वंस अगेन इट इज इनलार्ज। ये ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर इमेज फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो एक इंसिडेंट रे क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
सो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये F2 से होके चली जाएगी, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कर रही है, सो इस रे में कोई भी डेविएशंस नहीं आने वाला है। और इन दोनों रे को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे की तरफ वर्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सो जहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है उसी लोकेशन पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। अब आप देखोगे कि ये दोनों रे हैं जो इसको आप अगर इंफिनिटी तक भी अगर एक्सटेंड कर लो तो ये आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है। सो इस सिचुएशंस में आपको इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने जितने भी सिचुएशंस थे उसको टेबुलेट किया है, और यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था और उसके करस्पॉन्डिंग किस पोजीशन पे हमें इमेज मिल रहा है, साथ में किस साइज का इमेज मिल रहा है और नेचर ऑफ इमेज कैसा है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग इस टेबुलेशंस में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। सो पहला सिचुएशंस क्या था, तो पहले सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया था, तो एट इंफिनिटी। उस सिचुएशंस में उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिला था हमें एट 2f2 था, और जो साइज ऑफ इमेज था एक्सट्रीमली स्मॉल था, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरे सिचुएशंस में we place the object behind 2f1, and when we place the object behind 2f1 you will get the image in between f2 and 2f2। so f2 और 2f2 के बीच में आपको इमेज मिलेगा। इमेज का साइज अभी भी स्मॉलर होगा बट नेचर एज इट इज रहने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड। तो देख रहे हो कि ग्रेजुअली जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लाते जा रहे हैं लेंस के, वैसे वैसे धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को 2f1 लोकेशन पे प्लेस करेंगे तो 2f2 लोकेशन पे आपको इमेज मिलने वाला है, और ये इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही साइज का आपको इमेज मिलने वाला है, और नेचर ऑफ इमेज फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाला है। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, तो 2f1 एंड f1 की बिटवीन प्लेस किया है। इन दैट सिचुएशन यू विल गेट द इमेज बियॉन्ड 2f2, और साइज ऑफ द इमेज विल बी इनलार्ज एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब जैसे ही आपने एट f1 प्लेस किया तो f1 पे आपको इन्फिनिटी पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है, और ये हाईली इनलार्ज इमेज होगा, बट नेचर अभी भी वही है, रियल एंड इन्वर्टेड है। सो शुरू से लेके 1 to 5th सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो 1 to 5th सिचुएशंस में आपका नेचर ऑफ इमेज चेंज होने वाला नहीं है, बट 6 सिचुएशंस में व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दैट केस यू विल गेट द इमेज सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी साइड में उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इमेज कैसा होगा, तो इनलार्ज होगा, बट नेचर चेंज हो गया है। नाउ नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो आप कह सकते हैं 1 to 5th सिचुएशंस से अगर 6 सिचुएशंस को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ये अलग सिचुएशंस है, या कह सकते हैं कि यूनिक सिचुएशंस है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से ये सारे इंफॉर्मेशन को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा इसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। सो इसमें दो ही सिचुएशंस है। एक सिचुएशन है कि व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और सेकंड सिचुएशन है व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो पहली वाली स्लाइड में हम लोग पहले सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो पहले सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया है, इसीलिए जितने भी इंसिडेंट रे होंगे सबको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही कंसीडर करेंगे, और रिफ्रैक्शंस के बाद ये सारी की सारी रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको अगर पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो लगेगा कि ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से बेसिकली लगेगी कि अपीयर हो रही है, आ रही है। सो इस पॉइंट पे सारी की सारी रिफ्रैक्टेड रे का कह सकते हैं वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे, इस फोकस पे f1 पे आपको इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, साइज क्या होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, और लोकेशन आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि f1 पे मिलने वाला है। जो दूसरा सिचुएशन है हमारा, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे सिचुएशंस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है,
तो ऑब्जेक्ट को आपने ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के इन बिटवीन कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो। इसका लोकेशन अभी यहाँ पे दिखाया है, बट इसका लोकेशन आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी दिखा सकते हो, कहीं पर भी दिखा सकते हो। सो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस किया है, तो उस सिचुएशंस में आपको फिर से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। बट ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन ही मिलेगा। F1 से कभी भी बियॉन्ड नहीं जाएगा, ये हमेशा ही F1 से ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन इस ऑब्जेक्ट का इमेज का लोकेशन रहने वाला है। साथ में इमेज जो होगा हमारा, उसका जो साइज होगा ये डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा ही इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। फिर से अगर सारी रे डायग्राम को अगर हम लोग समझने का ट्राई करें, तो यहाँ पे एक रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे सेट करना है, तो F1 से आपको लगनी चाहिए कि ये जो डाइवर्ज कर रही है रे जो कि रिफ्रैक्टेड रे है, ये ऐसा होना चाहिए कि इट इज अपीयरिंग फ्रॉम द F1। ठीक है, दूसरा रे का जो डायरेक्शन है, इट इज टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर, सो देयर विल बी नो डेविएशंस इन दैट इंसिडेंट रे। सो यहाँ पे इंसिडेंट रे में कोई भी डेविएशंस नहीं आने वाला है। और आप देखेंगे कि दोनों ही जो रेज हैं वो आपस में एक दूसरे को कैसे कहाँ पे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्चुअली आपको F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कर रही हैं। सो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपको ऑब्जेक्ट का इमेज मिलने वाला है। फिर से अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करें इन सारे सिचुएशंस को, तो आप पाएंगे, इन सारे सिचुएशंस में आप पाएंगे कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं हम लोग फिर से, एक मिनट। अगर हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में चले, तो टेबुलेशंस है। इस टेबुलेशंस में हम लोगों ने दोनों सिचुएशन को कंपैरेटिवली देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे आप प्लेस करते हो, तो आपको F1 लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट का हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलता है, और ये कैसा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और दूसरा जो सिचुएशन है, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, so in that case you will get the image in between F1 and optical center of the lens. Size of the image will be diminished and the nature of image is virtual and erect. So आप देखेंगे कि कॉन्केव लेंस के ड्यूरेशंस में नेचर ऑफ इमेज पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, नेचर ऑफ इमेज एक जैसा ही है, और हमेशा ही जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। एक बार बहुत 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 छोटा है, दूसरे सिचुएशन में छोटा है। तो मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में बात करता है। सो साइन कन्वेंशन को अगर आप लेंस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हमेशा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लेंस फार्मूला को ठीक से लगाना चाह रहे हो, तो पहले साइन कन्वेंशन को ठीक से समझ लेना है। सो साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है, आप यहाँ पे चाहो तो एक कॉनकेव लेंस भी बना सकते हो। सो आपका कोई भी लेंस हो, साइन कन्वेंशन एज इट इज रहने वाला है। इस साइन कन्वेंशन को लगाने के लिए हमेशा ही ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हो, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे उसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं। साथ में ही प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शंस में जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जो भी हाइट होगा इट कैन बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सो ये साइन कन्वेंशंस में इतनी सी बात को आपको याद रखनी है, और न्यूमेरिकल के साथ साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होता धीरे धीरे जाए। अब हम लोग समझने वाले हैं लेंस फार्मूला के बारे में। सो लेंस फार्मूला में बेसिकली देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये रिलेशन क्या बताता है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे v क्या है, तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। u क्या है, इट इज द
distance of object from the optical center of the lens, and f is the focal length of the lens. So this is the lens formula, and in that lens formula there is a relation between the object distance, image distance and the focal length. ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा मैग्निफिकेशंस के बारे में है। ठीक है, सो किसी भी लेंस का अगर मैग्निफिकेशंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करना पड़ेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो बेसिकली मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से किसी भी लेंस, स्फेरिकल लेंस का आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन निकालने का एक और भी फॉर्मूला है, इट इज v अपॉन यू। v अपॉन यू से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्फेरिकल लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक और भी टॉपिक है, और ये टॉपिक है पावर ऑफ लेंस के बारे में है। सो पावर ऑफ लेंस में आप देखेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या है, तो पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है पावर। और आप अगर फोकल लेंथ मीटर में कैलकुलेट करते हो, जैसा कि हम यहाँ पे लिखा है, तो पावर आपका किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। लेकिन जब भी आपको पावर को डायोप्टर में कैलकुलेट करना है तो हमेशा ये फोकल लेंथ को आपको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना होगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमेशा ही जो कॉन्वेक्स लेंस का पावर होता है ये पॉजिटिव होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। और कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है ये हमेशा ही नेगेटिव होता है। अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस बनाओ और ये कॉन्वेक्स लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमने F1 मार्क किया है, यहाँ पे हमने 2F1 मार्क किया है, यहाँ पे हमारा F2 है और यहाँ पे 2F2 है। तो आप अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक इंसिडेंट रे दिखाओगे तो ये इंसिडेंट रे हमेशा ही F2 से होते हुए जाएगी। सो बेसिकली जो इसका फोकल लेंथ है ये हमेशा ही ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में है। सो हमेशा ही कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होगा ये हमेशा ही पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप एक कॉन्केव लेंस बनाते हो और कॉन्केव लेंस का अगर फोकस आप डिसाइड करोगे तो इस तरीके से आप पहले इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करोगे, ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट करेगी और इस रिफ्रैक्टेड रे को आप एक्सटेंड करोगे तो आपका जो प्रिंसिपल फोकस होगा इस कॉन्केव लेंस का इस साइड में मार्क होगा। सो आप देख रहे हो इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। सो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस, focal length of concave lens is always considered as negative. So focal length negative होने के कारण पावर कॉन्केव का क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से 5-6 सेशंस के ड्यूरेशंस में हम लोगों ने पूरे लाइट चैप्टर को कवर किया है। और इस लाइट चैप्टर के कवर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शंस को सबसे पहले हम लोग ने रिफ्लेक्शंस को पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शंस को पढ़ा है। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में डिस्कस्ड थे उनको हम लोगों ने कवर करने का ट्राई किया है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन।